अगला जो टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस है। ठीक है। सबसे पहली बार न्यूक्लियर रिएक्शन किसने देखा था? सबसे पहली बार न्यूक्लियर रिएक्शन किसने देखा था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है बाई बम्बार्डिंग सूटेबल एनर्जेटिक पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल को जिसके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अगर मैं उसको किसी भी न्यूक्लियाई पर ले आकर के हिट करता हूं, तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई को क्या कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं। सबसे पहली बार इस चीज को ऑब्जर्व किया था रदरफोर्ड ने। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? हीलियम और नाइट्रोजन को, हीलियम और नाइट्रोजन को क्या किया था? एक्सपेरिमेंट करा था उन दोनों के ऊपर। और जो बना था वो एक्स एक हमारा पार्टिकल बना था, जिसको बाद में देखो क्या था। रिएक्शन को याद रखना, तुम्हारे में जो कॉपी में लिखा गया वो अलग रिएक्शन है, वो एक एग्जाम्पल दिया गया, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुन लो। न्यूक्लियर रिएक्शन में तुमको एक एग्जाम्पल लिखाया गया होगा, ZXA प्लस हीलियम वो बनाता है CA+4 Z+2, वाई बनाता है, H बनाता है, Q बनाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दो पार्टिकल्स को जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता है हमारा। और कभी कभी क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट ना बन करके पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, देन आफ्टर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम का लैग होता है उसके अंदर, थोड़ा बहुत टाइम डिले होता है। तो सबसे पहले जो देखा गया था वो हीलियम और नाइट्रोजन पे देखा गया था। हीलियम 2 4 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है? 7 14। ये बनाया था हमारा एक्स प्लस यहाँ पर, और हमारा क्या निकला था? प्रोटियम निकला था। सबसे जो जरूरी बात होती है किसी भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। ठीक है, मतलब जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, मास तो चेंज होगा हमारा। यहाँ पे देखो क्या होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कंजर्व रहते हैं। इस चीज को याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंजर्व रहने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, इनिशियली कितना मास कितना था? मास कितना है टोटल? टोटल 18 मास है। तो इधर भी 18 मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 18 मास होना चाहिए। तो ये एक्स के ऊपर कितना मास? 17 आएगा। क्यों 17 आएगा? क्योंकि 17 और एक 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जरा कैलकुलेट करो तो बताओ कितना आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो रहा है टोटल रिएक्टेंट में? 7 to 9। तो इसका कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ये हमेशा बैलेंस रहता है आपस में। ठीक है, हमेशा बैलेंस रहेगा। लेकिन बाद में जब हम लोग एक्चुअल में मेजर करते हैं, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम आएगी, इसकी क्वांटिटी कम होने वाली है। और वही जो मास का चेंज होता है वही क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी होता है। तो सबसे पहला रिएक्शन यही करके देखा था रदरफोर्ड ने। कोई तुमसे पूछ ले कि न्यूक्लियर रिएक्शन को सबसे पहले किसने पढ़ा या किसने ऑब्जर्व किया था, तो वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बाद में पता चला ये क्या है एलिमेंट, ये कौन सा है? ऑक्सीजन ही है। ये एक्स जो बना है वो और कुछ नहीं है, क्या है? ऑक्सीजन बना है हमारा यहाँ पे। क्योंकि ऑक्सीजन क्या 8 और 17 हमारा एक आइसोटोप होता है। ठीक, इतनी बात हम लोग समझ गए। और दो काफी सारे एग्जांपल्स लिख करके दिए गए हैं तुम्हारे में। लिथियम हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट वो कराया गया है रिएक्शन। ठीक है, बोरॉन और हाइड्रोजन का है, कार्बन हाइड्रोजन का है। ठीक है, हाइड्रोजन गामा पार्टिकल्स का है। तो ये सारे सिर्फ एग्जांपल्स दिए गए, तुमको बस इतना याद रहना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, क्या है? और न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेबल न्यूक्लियाई इनटू अनदर न्यूक्लियाई बाय बम्बार्डिंग विद सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स। एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म करने का, कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, जब मैं उस पर एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सुटेबल एनर्जी क्या, एक कोई भी पार्टिकल ला करके बम्बार्ड कराता हूँ, स्ट्राइक कराता हूँ, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। बचपन से करते भी आ रहे हो तुम लोग, अरे केमिस्ट्री में करते थे ना एक्सपेरिमेंट वगैरह। अब इसी में जो पहला टॉपिक आता है हमारा वो होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन सबसे पहला टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब बताया गया था जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखे थे। फिजन का मतलब क्या होता था? बताओ ये, फिजन पढ़ी ना? फिजन फिजन क्यों?
हाँ, जब भी हैवी न्यूक्लियस जिनका मास 140 से बड़ा हो जाए, जब हैवी न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास 140 से बड़ा होता है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, 30 से 140 के जो मास नंबर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो हैवी न्यूक्लियस क्या करता है, स्प्लिट होता है। और स्प्लिट कब होगा, जब उस पर मैं कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल को ला करके बम्बार्ड कराऊंगा। तो एग्जाम्पल हम लोग जो पढ़ते हैं वो यूरेनियम का पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन अकर्स व्हेन अ न्यू हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम स्प्लिट्स into two smaller nuclei. In such a reaction the total mass of the product is less than ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। ये बात पढ़े हम लोग, रिएक्टेंट का मास हमेशा ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास हमेशा कम आता है। ये बात पढ़े हम लोग। ठीक है, और इसको देखो, न्यूक्लियर फिजन को सबसे पहली बार देखा था ऑटो हैन और फ्रिज स्ट्रेसमैन ने। फिजन को, न्यूक्लियर फिजन को देखा था सबसे पहली बार ऑटो हैन, OTTOHAN, ऑटो हैन एंड, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, फ्रिज स्ट्रेसमैन, एक थे, चलो लिख दे रहा हूँ, FRITZ, फ्रिज स्ट्रेसमैन। इन लोगों ने सबसे पहली बार क्या किया था, इन्हीं ने देखा था न्यूक्लियर फिजन को। और किस पर देखा था, यूरेनियम 235 पे। एक न्यूट्रॉन को ला करके बम्बार्ड कराया गया था, और जो रिएक्शन होता है उसमें बेरियम और क्रिप्टन बनता है हमारा, और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। उसके एक्सपेरिमेंट को अभी देखते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या देखा गया था कि जब यूरेनियम का न्यूक्लियस था हमारे पास, यूरेनियम था 235, और एटॉमिक नंबर कितना लिखवाया गया था, 32। ठीक है, जब इस पर मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराऊंगा। ये लिखने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज होता है क्या, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज होगा, किसका 92 होगा, 32 लिखी है यही। हाँ वही तो भाई, देखो केमिस्ट्री मेरा है नहीं, मुझे नहीं याद है एटॉमिक नंबर, और मुझे कोई शर्म भी नहीं है बोलने में इस चीज़ को, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री है नहीं डोमेन। ठीक, तो मैं देख देख करके रिएक्शन लिखूंगा, तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी याद किया था अपने एग्जाम टाइम में। ठीक है, बेरियम कितना होता है, 141 एटॉमिक नंबर, 56, और क्रिप्टन 30, 92, और बनेगा 3 न्यूट्रॉन्स। सही है, हाँ हीट है वो तो, प्लस डेल्टा या क्यू लिख दो, वो हीट रिलीज होता है। तो क्या देखा गया था, ऑटो हैन और स्ट्रेसमैन ने देखा था क्या, यूरेनियम पे जब मैं एक न्यूट्रॉन को ला करके स्ट्राइक कराता हूँ, बम्बार्ड कराता हूँ, तो वो क्या करता है, यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है, 235 मास है, स्टेबल नहीं है, तो ये तुरंत ब्रेक होता है, किसमें, बेरियम और क्रिप्टन में। और भी पॉसिबिलिटी हैं, देखो क्या देखा गया था ना, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं तुमको। कई सारे रिएक्शंस को देखा गया था, इसमें कई सारे रिएक्शन पॉसिबल होते हैं, ये वन ऑफ दीज है, एक है ये, ऐसे नहीं कल को यहाँ पे कुछ और भी लिखेगा। जैसे बेरियम और लैंथनम भी बना था हमारा, सही है ना, बेरियम और लैंथनम भी बना था हमारा प्रोडक्ट। ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये बात समझ आ रही है। यूरेनियम और भी कई सारी चीज़ों में टूटता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बेरियम और क्रिप्टन में ही टूटेगा वो, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। बेरियम में टूटेगा और क्रिप्टन में टूटेगा, दोनों का मास 140 और 30 के बीच में आ गया कि नहीं, ये स्टेबल हो गया। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या होगा, आगे जा करके यूरेनियम से और भी टकराएगा। जैसे यहाँ से एक एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से टकराता है तो बेरियम क्रिप्टन में होता है, यहाँ 3 न्यूट्रॉन बने हैं, तो आगे जा करके वो 3 यूरेनियम से टकराएंगे, फिर वहां से 3 निकलेंगे, फिर वो आगे जाके और यूरेनियम से टकराएंगे। अगर ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहा तो इसी को हम बोलते हैं क्या, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि सबको पता है ये आगे तो बढ़ता ही रहेगा, न्यूट्रॉन निकला है तो आगे जाके यूरेनियम से बम्बार्ड करेगा ही करेगा। तो ये हमारा चेन रिएक्शन है, मतलब चेन बनता जा रहा है। और अगर तीनों के तीनों जाके स्ट्राइक करते हैं तो इसको हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अगर मैं कुछ को रोक करके एक या दो को अगर मैं आगे भेजता हूं तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये बम्बार्ड होगा तो कुछ समय के लिए 10⁻12 सेकेंड, 10⁻12 सेकेंड के लिए यहाँ पर एक और क्या बनता है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है,
जो कि होता है यूरेनियम 236। यूरेनियम 236 यहाँ बनता है, फिर जाकर के ये एक्सपेरिमेंट होता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पूछता नहीं है ये बोर्ड में, लेकिन समझ लो इसको। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि 10⁻12 सेकेंड के लिए बनता है, उसका से तुरंत ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा। टोटल जो है 90 डॉटर न्यूक्लियाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। और ये हमारा क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, जिससे ये बना है। ये डॉटर न्यूक्लियाई 90 ऐसे पॉसिबल डॉटर न्यूक्लियाइज में टूटता है। ये उसी में से एक रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। अब कैसे टूटता है इसको जरा समझते हैं। शायद बायो में एल्गी वाला ही फॉर्मेशन ऐसा कुछ होता है, जो आगे सेल डिवीजन जो तुम लोग पढ़ते हो। ऐसे मान लो कि ये यूरेनियम था, ठीक है, यहाँ पर एक मैं न्यूट्रॉन को ला करके इस पे बम्बार्ड कराया, सही है। तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, स्ट्रेचिंग होगी। यूरेनियम एटम का क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। और ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रेच होने के बाद इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये हरी बात समझ में, इस तरीके से होगा, मतलब इसके अंदर से इस तरह से भगेंगे। कुछ देर बाद क्या होगा, इसी का सेपरेशन हो जाएगा और ये दो एटम्स में टूट जाएगा। एक बेरियम हो गया हमारा, एक क्रिप्टन हो गया। इस तरीके से क्या है, हमारा ये पेरेंट सेल है या पेरेंट न्यूक्लियाई है, और ये हमारे क्या हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई हो गए। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कैसे टूट रहा है वो, तो तुम्हें क्या बोलना है कि जैसे ही मैं किसी भी एनर्जेटिक पार्टिकल को उसके ऊपर बम्बार्ड कराता हूँ, वो एनर्जी क्या करेगा, यूरेनियम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। और जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी उसके। और वो स्ट्रेचिंग होते होते क्या होगा, बाद में वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होकर के दो एटम वो बना देते हैं। ये है पूरा प्रोसेस इसका। इसको अगर समझाने के लिए कोई बोले तो बता देना। इलोंगेट हो जाता है, फिर फ्रेगमेंट में टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो लगभग 320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी देता है। अलग अलग डिपेंड करता है वो केस पर, ठीक। वो सब तुम लोग में लिखवाया नहीं गया है, वो सब डिटेल में सब बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चीज होता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रोडक्शन फैक्टर। इसका मतलब होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। रिप्रोडक्शन फैक्टर एक लिखवाया गया है तुम लोगों को, ठीक है, लास्ट पॉइंट में करके लिखवाया गया है। रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन फैक्टर जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स अपॉन में लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। किसका होगा ये, प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। ये रेशियो होता है और ये बोर्ड में पूछता भी है रिप्रोडक्शन फैक्टर के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कितने न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है, और कितने न्यूट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने लॉस पे कितना बन रहा है, ये चीज बोला जाता है। कितने न्यूट्रॉन लॉस हो रहे हैं और कितने वो बना रहे हैं न्यूट्रॉन्स को। अगर हमारा ये 1 होता है, अगर ये 1 हुआ, के की वैल्यू 1 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने न्यूट्रॉन मैंने भेजे उतने ही न्यूट्रॉन बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टीडी एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। स्टीडी रहेगा मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होने वाला, और धीरे धीरे अपना ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है रिएक्शन। स्टीडी एंड कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन होता है हमारा, रुकेगा नहीं है रिएक्शन। अगर के की वैल्यू ज्यादा हो गई 1 से, तो मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन अब ज्यादा हो गया, लॉस कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करवाएगा रिएक्शन को, और एक्सप्लोजन होगा, जो कि हमारा क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, या अनकंट्रोल्ड जो रिएक्शन होता है हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था। यहाँ पे लॉस एक का हो रहा है और प्रोडक्शन कितने कितने का हो रहा है, 3 का। लॉस एक न्यूट्रॉन का हो रहा है और प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन का हो रहा है। तो ये हमारा क्या बोलेगा, एक्सेलरेटेड क्या है हमारा, रिएक्शन है, एक्सेलरेटेड रिएक्शन है। और ये रिजल्ट क्या करेगा, इनटू एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेटेड रिएक्शन है ये हमारा, एक्सेलरेटेड रिएक्शन है, जो कि रिजल्ट्स इन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में ये रिएक्ट करेगा, मतलब रिजल्ट करेगा, लास्ट में एक्सप्लोजन होने वाला है। अगर के की वैल्यू 1 से कम हो जाए तब क्या होगा, प्रोडक्शन अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है, प्रोडक्शन कम है, और बम्बार्डिंग जो करा रहा हूँ मैं ज्यादा न्यूट्रॉन्स की करा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मतलब 10 न्यूट्रॉन को मैंने जो फेंका, 1 न्यूट्रॉन जाकर के कहीं पे पैदा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि नहीं रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन चलाने के लिए सर मुझे 1 न्यूट्रॉन चाहिए। सपोज करो मैंने 10 न्यूट्रॉन्स को भेजा, सही है,
10 में से मान लेता हूँ 5 ही न्यूट्रॉन बने बाद में, जैसे यहाँ 3 बन रहा है, उन 10 रिएक्शंस में 5 ही बने, तब वो आगे जाके 5 ही रिएक्शन करवा पाएंगे। अब उस 5 से हो सकता है 2 ही बने, अब वो 2 ही रिएक्शन करवा सकता है, उस 2 से हो सकता है 1 बने, 1 रिएक्शन कराएगा, अब कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन ग्रेजुअली स्टॉप हो रहा है कि नहीं, रिएक्शन धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है। तो जब भी रिप्रोडक्शन फैक्टर के 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाने वाला है, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, रिएक्शन ग्रेजुअली स्टॉप्स, रिएक्शन ग्रेजुअली स्टॉप्स, रिएक्शन रुक जाएगा बालक, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ये पूरी कहानी थी किसकी, फिजन की। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो पहले मैं बना देता हूँ फिर समझ लेते हैं उसको जल्दी से। लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कल बता दिया जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कब कराया जाता था, जब भी शॉर्ट न्यूक्लियाई, कौन से शॉर्ट न्यूक्लियाई जो होंगे जिनका मास कम होता है, 30 से छोटा होता है, वो लोग क्या करते हैं आपस में कंबाइन होकर के हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी वाले रीजन में चले जाएं, 30 से 140 के रीजन में, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 10⁻7 केल्विन, लगभग इतना टेम्परेचर चाहिए होता है हमको, ठीक। जो कि पॉसिबल कहाँ पर है, सन पे या सेलेस्टियल बॉडीज पे, लेकिन आज की डेट में चाइना ने भी उस चीज कर लिया है। तो सन पे ये रिएक्शंस को देखा गया था, सन में जो होता है वो रिएक्शंस को देखा गया, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सारा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन होता है तब जाकर के क्या बनता है, क्योंकि अभी भी देखो 3 तक ही पहुंचा है, 30 तक जाना है कि नहीं, इसको जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन काफी लेंदी होता है, हम लोग पूरा रिएक्शन नहीं पढ़ते, हम सिर्फ उसमें का एक पार्ट पढ़ते हैं। क्या था, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम 1H1 मिल करके आपस में क्या बनाएगा, 1H2 बनाता है, और ये E+ का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन, E+ को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट बोल लो, या एक ऐसा ये एलिमेंट होगा जिसका मास जो होता है, मास इसका जो होगा वो बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक कम हो जाता है इसके ऊपर, चार्ज क्या बोलेंगे, +1 का चार्ज होता है, मास इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन ही है और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, देखो इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं क्या होगा। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट अब पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या पढ़े हम लोग, निगेटिव चार्ज पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसी पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉजिट्रॉन नाम देते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा ये सब, केमिस्ट्री में नहीं था, ठीक है चलो सुन लो। तो यहाँ रिएक्शन हुआ 1H1, यहाँ पे देखो क्योंकि इनिशियली कितना था मास, 1 और 1 2 हो, 2 है कि नहीं है, तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, इधर फाइनल में भी 2 ही होना चाहिए। अब हमने क्या देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो रहा है वहां पे, और ये एनर्जी हमारी निकलती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है एनर्जी निकल रही है। अब यही रिएक्शन आगे बढ़ता है, देखो यही हाइड्रोजन आकर के वापस से क्या करता है, फ्यूज करता है, तो यहाँ पर क्या बना, हीलियम बना, फिर एक न्यूट्रॉन बना, फिर एनर्जी रिलीज हुई, और ये एक अलग है, ये रिएक्शन होकर के ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट सेम है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सॉरी रिएक्टेंट सेम है दोनों का, और प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वहां पे। तो ये सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, बस इतना याद रखो। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, स्मॉलर स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियाई बम्बार्ड कराते हैं हम एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से, और वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक होता है, ब्रेक कैसे होता है, सेल डिविजन होता है, और यहाँ पर ये कंबाइन होता है, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर को कल बता दिया जाएगा, हो जाएगा ये कंप्लीट।